जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का एकदम नया और वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं। ये पेपर मुझे मेरे प्यारे स्टूडेंट ने दिया है, तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और ये पेपर आपके यहाँ भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा वायरल है, तो इसलिए पूरे पेपर को ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। एकदम नए पैटर्न का पेपर है दोस्तों, बहुत जगहों पर ये आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके कॉलेज में भी यही पेपर आ जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है, पूर्णांक 70 का दिया गया है। निर्देश देखिए कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में बांटा गया है। ठीक है, खंड का में दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न है और खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न है। चलिए अब देखते हैं, खंड का बहुविकल्पी प्रश्न आपका स्टार्ट होता है और एक एक क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। अगला है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो सरस्वती पत्रिका के तो बहुत सारे संपादक हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो प्रथम संपादक हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं गया है कि कौन से संपादक, तो हम प्रथम बताएंगे। ठीक है, प्रथम संपादक है श्याम सुंदर दास, तो दूसरे का आ हमारा सही हो जाएगा। रामायणी किसकी कृति है, तो साखी शबद रामायणी सभी कबीरदास की कृति है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला है हिंदी गद्य का जनक माना जाता है किनको, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला है कलि कौतुक किसकी रचना है, तो कलि कौतुक हठी हम मीर, ये सब जो है ये किसकी रचना है दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र जी की है। अगला है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद जी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की है। अगला है हिंदी की प्रथम कहानी है, तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है दोस्तों, तो पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है, यानी 9वां कस्सा नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है गोस्वामी तुलसीदास की भाषा है, तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास की भाषा अवधी है दोस्तों, तो 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले पेज पर। हम आ चुके हैं अगले पेज पर। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है दोस्तों, तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, चाचा चाचा। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। पंक्ति में छंद कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर दोहा छंद है। ठीक है, ऑप्शन बा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि माया रूप किसका है, ठीक है, तो माया जो है वो अहम आवाम वयम माम अवाम अस्मान माया अवाभ्याम अस्मा भी। ठीक है ना, यानी ये प्रथमा ये तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, याद रखिएगा। तो 13 कस्सा नंबर हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इत्यादि में संधि कौन सी है, तो इति धन आदि, यानी यण संधि यहाँ पर है। ठीक है, 14 कस्सा नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीर बालासी, इस पंक्ति में रस कौन सा है, तो वीर रस है, क्योंकि लड़ी बीर बालासी यानी एक वीर की भांति वो लड़ी, तो वीर रस यहाँ पर हो जाएगा। अगला है खरा खोटा में समास कौन सा है, तो खरा खोटा में दोस्तों यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जहाँ पे बीच में डैश दिख जाए या कुछ एक दूसरे से विलोम शब्द रखने वाले शब्द मिल जाए, तो वहाँ पर भी द्वंद्व समास हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है पाहुना मेहमान आगंतुक, ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सभी अतिथि यानी मेहमान के पर्यायवाची हैं। अगला है होठ का तत्सम है, होठ का तत्सम होता है दोस्तों ओष्ठ, तो यहाँ पर 18 का गा नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है, तो पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम, तो यहाँ पर लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पूछा है, तो पठतु हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 19 का खा नंबर हमारा करेक्ट होगा। अगला है उपकार का विलोम शब्द क्या है, तो दोस्तों उपकार का विलोम शब्द अपकार होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर खंड बा वर्णनात्मक प्रश्नों को। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये गद्यांश आपको दिया गया है और इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिया गया है कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त से संबंधित बात की व्याख्या करते, ठीक है ना, तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक भी बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। ठीक है ना, यानी दोनों विषयों में से एक भी बात कहने का हमें प्रयोजन नहीं है।
हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे और तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल करके परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। अब पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, यानी कि ये कहाँ से लिया गया है। तो हम जानते हैं कि ये बात चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित बात नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इस गद्यांश में हमको कहीं पर भी रेखांकित अंश दिखाई नहीं दिया है। रेखांकित अंश का मतलब है दोस्तों कि जितने अंश के नीचे ऐसे लाइन खींची गई है उतने की व्याख्या लिखो। तो हमें पूरे गद्यांश में कहीं पर भी रेखांकित अंश नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पूरे गद्यांश की ही व्याख्या लिख देंगे, ठीक है ना। बस लिख देंगे लेखक कहते हैं कि अगर हम वैद्य होते यानी डॉक्टर होते तो कफ और पित्त से संबंधित बात की व्याख्या करते, है ना। तथा अगर हम भूगोल वेत्ता यानी भूवैज्ञानिक होते तो किसी देश की जलवायु का वर्णन करते, परंतु हम तो लेखक हैं, इसलिए हमें दोनों ही विषयों में से किसी में भी कोई बात लिखने का महत्व नहीं है, प्रयोजन नहीं है, अधिकार नहीं है। हम तो लेखक होने के नाते केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखेंगे जो हमारे और आपसे बात करने के समय हमारे और आपके मुंह से निकलकर हमारे हृदय के भावों को व्यक्त करते हैं। बस ऐसे आपको लिख देना है बना बना करके, ठीक है। वैद्य किस बात का वर्णन करते हैं, तो वैद्य कफ और पित्त से संबंधित बात की व्याख्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। चलिए यहाँ पे 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोह, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित रहीम के दोहे से लिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब हमें पूरे पद्यांश की ही व्याख्या करना है। तो यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि जब जल में जाल डाला जाता है, ठीक है, जब जल में जाल डाला जाता है तो जल जो है वो बह जाता है, ठीक है। किसको छोड़ करके, मछली के मोह को छोड़ करके, जबकि जाल में मछली फंस जाती है, ठीक है। और पानी जो है मछली के मोह को छोड़ करके चला जाता है, परंतु रहीमदास जी कहते हैं कि मछली को पानी से इतना ज़्यादा प्रेम होता है कि वह पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाती है। बस इतना हम व्याख्या लिख देंगे। अगला है कि प्रस्तुत दोहे के माध्यम से किसकी विशेषता बताई गई है। तो प्रस्तुत दोहे के माध्यम से संगति की विशेषता बताई गई है, सच्चे प्रेम की विशेषता बताई गई है ना। कि मछली को पानी से इतना ज़्यादा प्रेम है कि वो उसके बिना तड़प तड़प के मर जाती है, वहीं पे पानी इतना मतलबी है कि मछली को छोड़ करके चला जाता है, ठीक है ना। यानी सच्ची संगति या सच्चे प्रेम की विशेषता बताई गई है। 23वां है कि निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में हमें अनुवाद करना है, यानी हिंदी में हमको अनुवाद लिखना है, नीचे जो दिया गया है। 8 नंबर मिलेंगे इतने के। तो सताम सज्जना नाम आचारा सदाचारा, यानी सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जना सद एव विचारयंती, जो लोग हमेशा सत्य ही विचारते हैं। सद एव आचरंती, हमेशा सत्य ही आचरण करते हैं। चते एव सज्जना भवंती, वे लोग ही सज्जन होते हैं, ठीक है। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं उसी आचरण को सदाचार कहते हैं, ठीक है। सदाचारेण सज्जनया स्वकीयान इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सशिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति, यानी सदाचार के द्वारा ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। इतना हिंदी अनुवाद हम लोग लिख देंगे। अथवा में यहाँ पर दूसरा है, वर में को गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सतय अपि, एकश्चंद्र तमोहंती नाचा तारागण अपि। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वरम एको गुड़ी पुत्री न च मूर्ख सतैरपि, अर्थात सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणवान पुत्र बहुत अच्छा होता है। यानी अगर किसी के सैकड़ों मूर्ख पुत्र हैं, उसके बदले किसी दूसरे के एक ही पुत्र है लेकिन वो गुणवान है, तो उन 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक पुत्र बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। क्योंकि एक ही चंद्रमा प्रकाश का हरण करता है, ना कि असंख्यों तारागण, ठीक है ना। असंख्यों तारागण की अपेक्षा एक ही चंद्रमा जिस प्रकार अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र बहुत श्रेष्ठ होता है। बस यही लिखेंगे। दीपदान एकांकी के आधार पर हमें पन्नाधाय का चरित्र चित्रण करना है, 5 अंक मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का नाम लिखना है। हजारी प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, श्री राम शर्मा, ठीक है।
और यहाँ पर किसी एक कवि का देना है, जैसे कबीरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और रहीमदास, दोनों के 4-4 नंबर निर्धारित हैं, आपको मिलेंगे। ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो, याद रखिएगा। श्लोक आप याद कर लीजिए, आपकी बुक में बहुत सारे दिए हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, याद कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे 27वां है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हमको देना है दोस्तों। तो संस्कृत में देना है, 4 नंबर आपको मिलेंगे। सज्जनाः के भवन्ति, तो अभी आप यहाँ पर उत्तर देखे हैं। ये जनाः सद एव विचारयन्ति सद एव आचरन्ति च ते एव सज्जनाः भवन्ति। बस इस प्रश्न का उत्तर तो पेपर में ही छिपा है, यहाँ से यहाँ तक उत्तर लिख दीजिए, काम खत्म। ठीक है। अगला है रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्, तो रामः कस्मिन् की जगह लिख दो इक्ष्वाकु वंशे। ठीक है, इक्ष्वाकु वंशे, बस इतना लिखना है, रामः इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्नः आसीत्, हो गया। अगला है रामदासः कुत्र निवसति, तो रामदासः नारायणपुरे निवसति, याद रखिएगा, रामदासः नारायणपुरे निवसति, ये उत्तर हो गया। 2 वाक्यों का हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। राम स्कूल जाता है, तो इसका हो जाएगा रामः विद्यालयम गच्छति। ठीक है, रामः विद्यालयम गच्छति, ये हो गया। 2 का ही करना है, मैं आपको सभी का बता दे रहा हूँ। वे सब खाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ते खादन्ति, क्या हो जाएगा, ते खादन्ति। ठीक है। अगला है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो आप लिखेंगे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। ठीक है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो विद्यालयम परितः, परितः माने चारों ओर। ठीक है, अभितः परितः समया निक्षा, ये सब चारों ओर के लिए, तो विद्यालय परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय परितः वृक्षाः सन्ति, इतना आप लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 मुहावरे दिए गए हैं, इनका हमें अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, 2 अंक मिलेंगे। तो देखिए, पहला मुहावरा है अंधे के हाथ बटेर लगना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है कि बिना प्रयास के बहुत अच्छी चीज़ मिल जाना। ठीक है ना, यानी बिना प्रयास के किसी को सफलता मिल जाना, तो उसको बोलते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। वाक्य प्रयोग में हम लिखेंगे कि रमेश को पहले ही प्रयास में सरकारी नौकरी मिल गई, ये तो वही बात हुई, ये तो सचमुच अंधों के हाथ में बटेर लग गई। ठीक है ना, ये तो सचमुच अंधे के हाथ में बटेर लगना है, बस इतना लिख देंगे। अगला है कि आँख का तारा होना, इसका मतलब है अत्यधिक प्रिय होना, तो हम लिख देंगे कि हर बेटा अपनी माँ के लिए आँख का तारा होता है, बस इतना आप लिख देंगे। यहाँ पे अगला है कि अपने इलाके में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने के लिए ग्राम प्रधान को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा में 10 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, 5 अंक आपको मिल जाएंगे। यहाँ से पूरा पेपर खत्म हुआ, मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से बताया है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में किसी अगले पेपर को लेकर।